दोस्तों, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ चुप्पी इतनी बोलती है कि हजारों आवाजें भी उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे ही पिता की है, एक ऐसी खामोशी की है, जिसने एक बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। यहां एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी और चूने से पुती थीं। छत पर खपरेल थी, जो बरसात में टपकती थी। लेकिन इस घर में एक पिता रहते थे, जिनकी आंखों में पूरी दुनिया बसी थी। शंकरलाल। शंकरलाल एक साधारण मजदूर थे। सुबह 4 बजे उठते, हाथ मुंह धोते और फिर दिन भर खेतों में काम करते। उनके हाथों की रेखाएं मिट्टी और मेहनत से इतनी गहरी हो गई थीं कि जैसे जिंदगी ने उन पर अपनी कहानी लिख दी हो। पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शंकरलाल के इकलौते बेटे का नाम था अमित। 10 साल का अमित, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हर शाम जब अमित स्कूल से लौटता, तो शंकरलाल उसके बस्ते को अपने कंधे पर रख लेते और पूछते, बेटा, आज स्कूल में क्या पढ़ाया? अमित खुशी खुशी बताता, पापा, आज टीचर ने कहा कि मैं क्लास में सबसे अच्छा हूं। शंकरलाल की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती। वो अमित के सिर पर हाथ फेरते और बस मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द होठों तक आकर रुक जाते हों। गांव के लोग अक्सर कहते, शंकरलाल, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कभी बोलते भी नहीं। शंकरलाल बस मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, चुप्पी से बेहतर समझ आती हैं। एक दिन की बात है। अमित स्कूल से रोता हुआ आया। उसकी कमीज फटी हुई थी और घुटने पर खून लगा था। शंकरलाल खेत से लौटे थे, थके हारे। लेकिन बेटे को रोता देखकर वो भागे। क्या हुआ बेटा? किसने मारा तुझे? अमित रोते हुए बोला, पापा, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी कमीज पुरानी है, जूते फटे हुए हैं। मैं उनके सामने जाने से डरता हूं। शंकरलाल ने अमित को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू टपक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अमित के घाव साफ किए, मरहम लगाई, और फिर रात को जब अमित सो गया, तो शंकरलाल अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोलकर बैठ गए। उस पेटी में कुछ नोट थे, बहुत कम। शंकरलाल ने उन्हें गिना, 60 रुपए। उन्होंने सोचा, ये पैसे मैंने अपनी दवाई के लिए बचाए थे, पर बेटे की खुशी इससे जरूरी है। अगले दिन शंकरलाल बाजार गए और अमित के लिए एक नई कमीज और जूते खरीदे। जब अमित ने वो नए कपड़े देखे, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पापा के गले लग गया। थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे हो। शंकरलाल मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अमित के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। पेट में दर्द था, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। ये थे शंकरलाल, एक ऐसे पिता जो अपनी हर तकलीफ चुपचाप पी जाते थे, बस इसलिए कि बेटा खुश रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि अमित अभी छोटा था। उसे नहीं पता था कि पिता की इस चुप्पी में कितना बड़ा त्याग छुपा है। उसे नहीं पता था कि एक दिन यह चुप्पी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देगी। शंकरलाल के पास एक पुरानी डायरी थी, गहरे भूरे रंग की, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। हर रात सोने से पहले वो उस डायरी में कुछ लिखते, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि वो क्या लिखते हैं। एक बार अमित ने पूछा, पापा, आप इसमें क्या लिखते हो? शंकरलाल मुस्कुराए और बोले, बस कुछ यादें। अमित को समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर नहीं पूछा। समय बीतता गया। अमित बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी दुनिया भी बड़ी होती गई। अब उसे पापा की उस खामोशी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब उसे लगने लगा कि पापा तो पुराने जमाने के हैं, उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं। लेकिन शंकरलाल, वो तो वैसे ही थे, चुप, शांत, मुस्कुराते हुए, अपनी खामोशी में कुछ कहते हुए। तभी एक दिन ऐसा आया जब अमित ने अपने पिता से एक वादा किया। ये वादा बहुत छोटा था, लेकिन इसकी गूंज पूरी जिंदगी रहने वाली थी। समय की रफ्तार बहुत तेज होती है दोस्तों। लगता है जैसे कल की ही बात हो, लेकिन सालों का फासला हो जाता है। अमित अब 12 साल का हो गया था, छठी क्लास में पढ़ता था, और अब उसकी चाहतें भी बड़ी होने लगी थीं। एक दिन गांव में मेला लगा।
अमित के सारे दोस्त मेले में गए, नए कपड़े पहनकर, जेब में पैसे लेकर। लेकिन अमित घर पर बैठा रहा। उसने शंकरलाल से पैसे मांगे थे, पर शंकरलाल ने कहा था, बेटा, इस महीने पैसे बहुत कम हैं, अगली बार जरूर ले जाना। अमित को बुरा लगा। वो रूठ कर बैठ गया। शंकरलाल ने देखा, उनका दिल टूट गया। वो चुपचाप बाहर गए और पड़ोसी से 10 रुपए उधार मांगे। जब वो वापस आए तो अमित को वो 10 रुपए दिए और बोले, जा बेटा, मेले में जा, पर सावधानी से आना। अमित की आंखें चमक उठीं। वो भागते हुए मेले चला गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि पापा ने वो पैसे कहां से लाए। उसने कभी नहीं सोचा कि पापा ने किसी से उधार मांगकर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, बस इसलिए कि बेटा खुश रहे। शंकरलाल उस शाम घर के बाहर चारपाई पर बैठे रहे। अंधेरा घिर आया था। दूर से मेले की रोशनी दिख रही थी। वो सोच रहे थे, काश मैं अमित को वो सब दे पाता जो वो चाहता है। काश मैं एक अच्छा पिता होता। लेकिन उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही, बस चुपचाप बैठे रहे। जब अमित मेले से लौटा तो उसके हाथ में गुब्बारे और मिठाई के पैकेट थे। वो खुश था। उसने शंकरलाल को बताया, पापा, मैंने झूला झूला, चाट खाई और देखो ये गुब्बारा लाया हूं। शंकरलाल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, खुश रह हमेशा। उस रात अमित सोने से पहले अचानक बोला, पापा, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और फिर आपको राजा बना दूंगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, पक्का वादा। शंकरलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमित के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तू बस खुश रह, बस इतना काफी है। लेकिन अमित जिद्द पर अड़ गया, नहीं पापा, मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं आपको सब कुछ दूंगा। शंकरलाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि बच्चे बड़े होकर बहुत कुछ भूल जाते हैं। उन्हें पता था कि वादे अक्सर समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन उस पल वो खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की आवाज में प्यार सुनाई दिया था। साल बीतते गए। अमित अब हाई स्कूल में था। पढ़ाई में अच्छा था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। शंकरलाल को जब भी कोई बताता कि अमित कितना होशियार है तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। लेकिन अब एक नई चुनौती आ गई थी। अमित को आगे पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में दाखिला लेना था और वहां की फीस बहुत ज्यादा थी। एक शाम अमित ने हिम्मत करके पूछा, पापा, मुझे शहर के स्कूल में पढ़ना है, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। शंकरलाल चुप हो गए। उन्हें पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन बेटे के सपने को तोड़ना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, मैं इंतजाम करता हूं। और फिर शंकरलाल ने वो किया जो एक पिता ही कर सकता है। उन्होंने दिन में 12-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। खेतों में, मजदूरी में, जहां भी काम मिलता वो चले जाते। उनकी कमर झुक गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद उन्होंने अमित को बुलाया और एक लिफाफा दिया। उसमें पूरी फीस थी। अमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा, आपने ये पैसे कैसे जुटाए? शंकरलाल ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पिता के लिए बेटे की खुशी से बड़ा कुछ नहीं होता, तू बस मन लगाकर पढ़। अमित ने पापा को गले लगाया। उसने फिर वादा किया, पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। आप देखना, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। शंकरलाल ने बस सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो जानते थे कि अमित सच्चे दिल से ये बात कह रहा है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिंदगी बहुत बदल देती है इंसान को। उस रात शंकरलाल ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा, आज मैंने अमित के सपनों के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा दी, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मेरी मेहनत से उसका भविष्य बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो कभी जाने कि मैंने क्या क्या किया। मैं बस चाहता हूं कि वो खुश रहे। अमित शहर के स्कूल में दाखिल हो गया। अब वो हफ्ते में सिर्फ रविवार को घर आता था। बाकी दिन वो स्कूल के हॉस्टल में रहता। शंकरलाल को अब अमित की बहुत याद आती। वो हर रविवार का इंतजार करते। सुबह से तैयार होकर बैठ जाते, बस स्टॉप तक जाते और अमित के आने का इंतजार करते। जब अमित बस से उतरता तो शंकरलाल की आंखें चमक उठतीं। वो अमित का बैग उठा लेते और पूछते, कैसा रहा हफ्ता बेटा? अमित बताता, अच्छा था पापा, पढ़ाई चल रही है।
लेकिन अब अमित पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो शहर की हवा में रंग गया था। अब उसे गांव की सादगी थोड़ी अजीब लगने लगी थी। पापा की बोली, उनके पुराने कपड़े, उनकी वो खामोशी, सब कुछ अब उसे पुराना और बेमतलब लगने लगा था। एक बार अमित के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। शंकरलाल गए। उन्होंने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना था, जो थोड़ा पुराना था। जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां सब अमीर लोग थे, महंगी गाड़ियों में आए हुए, ब्रांडेड कपड़ों में। शंकरलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अमित से मिलने गए। जब अमित ने पापा को देखा तो एक पल के लिए उसे शर्म आई। उसके दोस्त वहां खड़े थे। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके पापा को देखें। उसने जल्दी से शंकरलाल को एक तरफ ले जाकर कहा, पापा, आप यहां क्यों आए? मैंने तो कहा था कि मीटिंग जरूरी नहीं है। शंकरलाल को चोट लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं बस तुझसे मिलने आया था। चलो, अब मैं जाता हूं। अमित ने कुछ नहीं कहा। वो वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। शंकरलाल अकेले बस स्टॉप की तरफ चल दिए। उनके कदम भारी थे, दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। उस रात उन्होंने डायरी में लिखा, आज अमित ने मुझे पहली बार दूर किया। शायद मैं उसकी दुनिया में फिट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं समझता हूं, वो बड़ा हो रहा है, उसकी अपनी दुनिया बन रही है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो खुश रहे, भले ही उसकी खुशी में मेरी जगह न हो। ये वो पल था जब अमित और शंकरलाल के बीच एक अनदेखी दरार पड़ने लगी थी। अमित को नहीं पता था, लेकिन शंकरलाल महसूस कर रहे थे। समय बीतता गया। अमित की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। वो टॉप करता, इनाम जीतता, हर किसी की नज़र में होशियार था। लेकिन अब वो घर कमाने लगा। पहले हर रविवार आता था, अब महीने में एक बार। शंकरलाल पूछते, बेटा, तू कम क्यों आता है? अमित बहाने बनाता, पापा, पढ़ाई का बहुत लोड है, एग्जाम आ रहे हैं। शंकरलाल चुप हो जाते। उन्हें पता था कि ये सिर्फ बहाना है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अपने बेटे को देखते रहते। एक दिन पड़ोस की आंटी ने शंकरलाल से पूछा, शंकरलाल जी, अमित कैसा है, कब आएगा? शंकरलाल मुस्कुराए, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बिजी है, बड़ा आदमी बनेगा वो। आंटी बोली, आप बहुत अच्छे पिता हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी बेटे पर लगा दी। शंकरलाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि अब बेटे के पास उनके लिए वक्त नहीं रहा। फिर वो दिन आया जब अमित ने 12वीं की परीक्षा पास की, और वो भी टॉप करके। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शंकरलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। लेकिन अमित को अब आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फीस बहुत ज्यादा थी, लाखों में। शंकरलाल ने फिर वही किया। उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया, पड़ोसियों से उधार लिया, हर तरह से पैसे जुटाए। जब अमित को पता चला तो उसने कहा, पापा, आपने जमीन क्यों बेच दी? अब आप क्या करोगे? शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पढ़ लिख जा, बस यही काफी है। अमित ने फिर वादा किया, पापा, मैं वापस करूंगा ये सब। आप देखना, मैं अच्छी नौकरी पाऊंगा और आपकी सारी मेहनत का फल दूंगा। शंकरलाल ने सिर हिलाया, लेकिन अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो जानते थे कि बच्चे बड़े होकर बहुत कुछ भूल जाते हैं, वादे भी और रिश्ते भी। अमित दिल्ली चला गया। अब वो बहुत दूर था। शंकरलाल अकेले रह गए। उनके पास अब सिर्फ यादें थीं, और वो पुरानी डायरी जिसमें वो हर रोज कुछ लिखते। तभी अचानक एक शाम शंकरलाल ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अमित आज दिल्ली चला गया। मेरा घर खाली लग रहा है, पर मैं खुश हूं। उसका भविष्य बन रहा है। मैं उसके सपनों की नींव बन गया। यही तो चाहता था मैं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे, भले ही अब वो मुझे भूल जाए। दोस्तों, ये वो पल था जब शंकरलाल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जहां बेटा तो था, पर दूर, बहुत दूर। और अब आगे जो होने वाला है वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। तो बने रहिए। अमित अब शहर की चमक में खो गया था। दिल्ली का वो माहौल, कॉलेज की दुनिया, नए दोस्त, नई सोच, सब कुछ अलग था। और इस सब के बीच गांव, पापा, वो पुराना घर, सब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। शंकरलाल अब अकेले थे, लेकिन उनकी चुप्पी में अब एक नया दर्द था। एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता।
एक पिता का दर्द जो अपने बेटे को खुश देखना चाहता है, भले ही उसकी खुशी में उसकी खुद की जगह ना हो। और अब कहानी मोड़ लेने वाली है, क्योंकि शहर की चमक में बेटा पिता की परछाई भूल रहा था। लेकिन पिता, वो तो अब भी चुपचाप बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अमित दिल्ली में था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। यहां हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। पार्टियां, बाइक राइड्स, कैफे में घूमना, लेटेस्ट फैशन, ये सब अमित के लिए नया था। शुरुआत में अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस दुनिया का हिस्सा बन गया। उसके नए दोस्त बने। वो कॉलेज की एक्टिविटीज में भाग लेने लगा। और इस सबके बीच घर की याद कम होती गई। पहले हफ्ते अमित रोज घर फोन करता था। शंकरलाल फोन उठाते और पूछते, बेटा कैसा है? खाना ठीक से खा रहा है ना? अमित बताता, हाँ पापा, सब ठीक है। आप कैसे हैं? शंकरलाल कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तू बस अपना ध्यान रख। लेकिन समय के साथ फोन कम होते गए। पहले रोज, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार और फिर महीने में 1-2 बार। शंकरलाल हर शाम पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते। उनके हाथ में वो पुराना फोन होता। वो इंतजार करते कि शायद अमित का फोन आए, लेकिन अक्सर फोन नहीं बजता। पड़ोस की आंटी एक दिन पूछ बैठी, शंकरलाल जी, अमित कैसा है? फोन करता है? शंकरलाल मुस्कुराए, हाँ हाँ करता है, बहुत बिजी रहता है, पढ़ाई का लोड है। आंटी बोली, आप बहुत अच्छे हैं, बेटे की हर बात को समझते हैं। शंकरलाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। लेकिन अंदर से वो टूट रहे थे। उन्हें पता था कि अमित अब बदल रहा है। शहर की चमक ने उसे अपने रंग में रंग लिया है। एक शाम शंकरलाल ने हिम्मत करके खुद अमित को फोन किया। फोन 3 बार बजा। फिर अमित ने उठाया। हेलो बेटा, मैं हूं। हाँ पापा, बोलो। शंकरलाल को लगा जैसे अमित की आवाज में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। उन्होंने फिर भी पूछा, बेटा कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। ठीक है बेटा, तू ध्यान रख अपना। हाँ पापा। और फोन कट गया। बस 2 मिनट की बात। शंकरलाल हाथ में फोन लिए बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पोंछ दिए। उस रात उन्होंने डायरी में लिखा, आज अमित से बात हुई, पर लगा जैसे वो कहीं और है। उसकी आवाज में वो प्यार नहीं था। शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं, शायद अब मैं उसकी दुनिया में फिट नहीं होता। पर कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। यही तो चाहता था मैं। महीने बीतते गए। अमित की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसे कॉलेज के फेस्ट में भाग लेने का मौका मिला। उसके नए दोस्त थे, जो बहुत अमीर घरों से थे। एक दिन अमित का दोस्त रोहन पूछने लगा, यार अमित, तेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? अमित एक पल के लिए रुक गया। उसे नहीं पता था क्या बोलना चाहिए। अगर वो सच बताता कि पापा मजदूर हैं, तो शायद उसके दोस्त उसे अलग नजर से देखेंगे। उसने झूठ बोल दिया, पापा बिजनेस करते हैं। रोहन बोला, कूल, किस फील्ड में? एग्रीकल्चर। अमित ने फटाफट जवाब दिया। रोहन मान गया, लेकिन अमित के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार अपने पिता के बारे में झूठ बोला था। वो अपने पिता से शर्मिंदा हो रहा था। उस रात जब अमित बिस्तर पर लेटा तो उसे बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा, ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये शुरुआत थी। शुरुआत उस दूरी की जो अमित और शंकरलाल के बीच बढ़ती जा रही थी। फिर दिवाली आई। अमित को 3 दिन की छुट्टी मिली। उसके दोस्त गोवा जा रहे थे। उन्होंने अमित को भी बुलाया, चल यार, मस्ती करेंगे। अमित के मन में 2 ख्याल आए। एक पापा का, वो सोच रहे होंगे कि दिवाली पर अमित घर आएगा। दूसरा दोस्तों के साथ गोवा की मस्ती। उसने दूसरा विकल्प चुना। उसने शंकरलाल को फोन किया, पापा, मैं दिवाली पर नहीं आ पाऊंगा, प्रोजेक्ट का बहुत काम है। शंकरलाल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। पापा, आप नाराज तो नहीं हैं? नहीं बेटा, मैं समझता हूं, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। फोन कट गया। शंकरलाल उस पुरानी कुर्सी पर बैठे रहे। दिवाली की शाम थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। हर घर में खुशी थी, लेकिन शंकरलाल के घर में अंधेरा था।
उन्होंने दिया भी नहीं जलाया, बस चुपचाप बैठे रहे। पड़ोसी रमेश आए। शंकरलाल जी, अमित नहीं आया? शंकरलाल मुस्कुराए। नहीं, उसका बहुत काम है, कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा है। रमेश बोले, अरे, दिवाली है, चलो हमारे घर चलिए, अकेले मत बैठिए। नहीं भाई, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। रमेश चले गए। शंकरलाल अकेले रह गए। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, बस अपनी डायरी खोली और लिखा, आज दिवाली है, लेकिन मेरे घर में अंधेरा है। अमित नहीं आया, उसे प्रोजेक्ट का काम है। मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसे रोक नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो खुश रहे, भले ही उसकी खुशी में अब मेरी जगह न हो। दूसरी तरफ अमित गोवा में था, बीच पर, दोस्तों के साथ, हंसी मजाक में। लेकिन बीच बीच में उसे पापा की याद आती। वो सोचता, काश मैं घर गया होता। लेकिन फिर दोस्तों की आवाज आती, अमित, यार आजा, फोटो खिंचवाते हैं। और वो याद को झटक देता। उस रात जब वो होटल के कमरे में अकेला था, तो उसने पापा को फोन किया। फोन बजता रहा, पर कोई नहीं उठाया। शंकरलाल सो चुके थे, या शायद वो जाग रहे थे, पर फोन नहीं उठाना चाहते थे। अमित ने सोचा, कल बात कर लूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया, क्योंकि जब कल आया, तो अमित दोस्तों के साथ बिजी था। और फिर वापस दिल्ली लौट गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। अमित की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छा पैकेज। वो अब बैंगलोर में था। शंकरलाल को जब खबर मिली, तो उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। सबको बताया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। लेकिन अमित ने घर आकर नहीं बताया। उसने बस फोन पर बता दिया, पापा, मुझे जॉब मिल गई। शंकरलाल ने पूछा, बेटा, कब घर आएगा? सबको दिखाना है तुझे। अमित बोला, पापा, ज्वाइनिंग है अगले हफ्ते, फिर आऊंगा। ठीक है बेटा। लेकिन वो फिर कभी नहीं आया, क्योंकि अमित अब बहुत बिजी हो गया था। ऑफिस का काम, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, उसके पास वक्त ही नहीं था। शंकरलाल अब और भी अकेले हो गए। वो हर शाम उस पुरानी कुर्सी पर बैठते, फोन हाथ में लिए, इंतजार करते कि शायद अमित का फोन आए। कभी कभार अमित फोन करता, हेलो पापा। हाँ बेटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तू कैसा है? मैं भी ठीक हूं पापा, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। ठीक है बेटा, बस 2 मिनट की बात। और फिर चुप्पी। शंकरलाल को अब लगने लगा कि अमित उनसे दूर होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी अमित से नहीं कहा, बेटा, तू घर क्यों नहीं आता? तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? वो बस चुप रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा, तो शायद अमित को बुरा लगेगा, शायद वो और दूर हो जाएगा। तो शंकरलाल ने अपनी तकलीफ चुपचाप पी ली, अपनी आंसू अपने अंदर ही रख लिए, और मुस्कुराते रहे, बाहर से। लेकिन अंदर से वो टूट रहे थे, रोज थोड़ा थोड़ा, चुपचाप। एक दिन गांव का पुराना दोस्त हरिराम मिलने आया। उसने शंकरलाल को देखा, कमजोर, बूढ़े, अकेले। हरिराम बोला, शंकरलाल, तू ठीक तो है? बहुत कमजोर लग रहा है। शंकरलाल मुस्कुराए, हाँ भाई, बस बुढ़ापा आ गया। अमित कैसा है? आता है कभी? हाँ, बहुत बिजी रहता है, बड़ी कंपनी में काम करता है। तू उसे बुला क्यों नहीं लेता? शंकरलाल चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, हरिराम, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी दुनिया हो जाती है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। तू बहुत अच्छा है भाई, लेकिन अपना भी ख्याल रख। शंकरलाल ने सिर हिलाया, लेकिन दोनों जानते थे कि अब कुछ बदलने वाला नहीं था। उस रात शंकरलाल ने डायरी में लिखा, अमित अब बहुत दूर है, सिर्फ बैंगलोर में नहीं, दिल से भी। लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता, मैंने ही तो उसे बड़ी दुनिया दिखाई। अब वो उस दुनिया में खुश है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो खुश रहे, भले ही उसकी खुशी में मेरी कोई भूमिका ना हो। दोस्तों, ये वो चुप्पी थी जो शंकरलाल के दिल में बस गई थी। एक ऐसी चुप्पी जिसमें हजारों बातें छुपी थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि शंकरलाल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी चुप्पी को और भी गहरा कर देगा। शंकरलाल ने अमित को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हर महीने। लेकिन वो चिट्ठियां कभी भेजी नहीं गईं। वो बस उन्हें लिखते और अपनी पुरानी पेटी में रख देते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था
कि अगर उन्होंने ये चिट्ठियां भेजीं तो शायद अमित को बुरा लगेगा। शायद वो सोचेगा कि पापा उस पर बोझ बन रहे हैं। तो शंकरलाल ने अपने दिल की बातें उन चिट्ठियों में लिखीं और उन्हें छुपा दिया। ये चिट्ठियां शंकरलाल की चुप्पी की आवाज थीं, एक ऐसी आवाज जो कभी अमित तक नहीं पहुंची। और अब आगे जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है, तो बने रहिए हमारे साथ। पहली चिट्ठी शंकरलाल ने अमित की नौकरी लगने के 1 महीने बाद लिखी। उस दिन बारिश हो रही थी। शंकरलाल घर के बाहर बैठे थे। हाथ में एक पुराना कागज और पेन था। उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे अमित, आज तुझे नौकरी लगे 1 महीना हो गया। मुझे बहुत खुशी है। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं तुझ पर बहुत गर्व करता हूं। लेकिन बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। हर शाम जब मैं बाहर बैठता हूं तो लगता है कि शायद तू आ जाएगा, लेकिन फिर याद आता है कि तू अब बहुत दूर है। पर कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। तू अपनी जिंदगी जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, भले ही दूर। तेरा पापा शंकरलाल। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं ये चिट्ठी भेजूंगा तो अमित को लगेगा कि मैं उस पर बोझ डाल रहा हूं। नहीं, ये ठीक नहीं। और उन्होंने वो चिट्ठी एक पुरानी पेटी में रख दी। दूसरी चिट्ठी उन्होंने 2 महीने बाद लिखी। उस दिन शंकरलाल की तबीयत खराब थी। बुखार था, लेकिन किसी को बताया नहीं, बस घर में पड़े रहे। उस रात उन्होंने लिखा, मेरे बेटे, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन तू चिंता मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तेरी आवाज सुनने का मन कर रहा था, लेकिन तू बिजी होगा इसलिए फोन नहीं किया। बेटा, मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। बस अपना ख्याल रखना। तेरा पापा। उन्होंने ये चिट्ठी भी पेटी में रख दी। तीसरी चिट्ठी 6 महीने बाद लिखी। उस दिन शंकरलाल ने अमित को फोन किया था, लेकिन अमित ने जल्दी में फोन काट दिया था। पापा, मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। शंकरलाल ने पूरा दिन इंतजार किया, लेकिन अमित का फोन नहीं आया। उस रात उन्होंने लिखा, बेटा, आज मैंने तुझे फोन किया था, तू मीटिंग में था। मैं समझता हूं, तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या तू मुझे भूल गया? नहीं, ये सही नहीं। तू नहीं भूला, बस तू बिजी है। और मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे छोटी छोटी बातें याद आती हैं। याद है जब तू छोटा था तो हर शाम मेरी गोद में बैठकर कहानियां सुनता था। याद है जब तूने पहली बार साइकिल चलाई थी तो कितना खुश था। वो दिन कितने अच्छे थे। पर अब सब कुछ बदल गया। पर कोई बात नहीं, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। मैं खुश हूं कि तू आगे बढ़ रहा है। तेरा पापा। ये चिट्ठी भी पेटी में चली गई। चौथी चिट्ठी दिवाली के दिन लिखी। उस दिन फिर अमित नहीं आया था। उसने कहा था कि ऑफिस में काम है। शंकरलाल अकेले बैठे थे। उन्होंने लिखा, बेटा, आज फिर दिवाली है और तू फिर नहीं आया। 2 साल हो गए तुझे घर आए। मुझे तेरी बहुत याद आती है, लेकिन मैं समझता हूं, तेरे पास काम है, जिम्मेदारियां हैं। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे तू कहीं भी हो। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। तेरा पापा। पांचवीं चिट्ठी नए साल पर लिखी। उस दिन अमित ने फोन किया था। हैप्पी न्यू ईयर पापा। शंकरलाल ने खुश होकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। कैसा है? अच्छा हूं पापा। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। पापा, मुझे जाना है, पार्टी में हूं। बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। फोन कट गया। बस 30 सेकंड की बात। शंकरलाल ने उस रात लिखा, बेटा, आज तूने फोन किया, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, लेकिन मेरे लिए वो 30 सेकंड बहुत कीमती थे। मैं जानता हूं कि तेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, क्या तेरी जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तू मुझसे प्यार करता है, बस तू बिजी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि कभी कभी तू मुझे याद कर ले। बस इतना काफी है। तेरा पापा। छठी चिट्ठी शंकरलाल के जन्मदिन पर लिखी। उस दिन अमित ने फोन नहीं किया। शंकरलाल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद भूल गया होगा। कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा, बेटा, आज मेरा जन्मदिन है, तू याद नहीं रखा। पर कोई बात नहीं, तू बिजी होगा। मुझे याद है जब तू छोटा था तो हर साल मेरे जन्मदिन पर एक कार्ड बनाता था, अपने हाथों से। उसमें लिखता था, बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड।
वो कार्ड आज भी मेरे पास हैं। मैं उन्हें रोज देखता हूं। बेटा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस तू खुश रह। बस इतना काफी है। तेरा पापा। 7वीं चिट्ठी बारिश के दिन लिखी। उस दिन शंकरलाल अकेले बैठे थे। बारिश देख रहे थे। उन्हें अमित की याद आई। उन्होंने लिखा, बेटा, आज बारिश हो रही है। याद है जब तू छोटा था तो बारिश में भीगने के लिए जिद करता था और मैं तुझे मना करता था, लेकिन फिर तेरी खुशी देखकर तुझे भीगने देता था। आज मैं चाहता हूं कि तू यहां होता। हम दोनों साथ में चाय पीते और बारिश देखते। लेकिन तू अब बहुत दूर है। सिर्फ दूरी में नहीं, शायद दिल से भी। पर कोई बात नहीं। मैं समझता हूं, जिंदगी बदल जाती है, रिश्ते भी बदल जाते हैं। तेरा पापा। 8वीं चिट्ठी उस दिन लिखी जब शंकरलाल को पता चला कि अमित को प्रमोशन मिल गया है। पड़ोस के किसी ने बताया, शंकरलाल जी, सुना है अमित को प्रमोशन मिल गया। शंकरलाल को खुद नहीं पता था। अमित ने उन्हें नहीं बताया था। उन्होंने खुशी दिखाई। हाँ हाँ, मिल गया। लेकिन अंदर से दिल टूट गया। अमित ने अपनी इतनी बड़ी खुशी भी उनसे शेयर नहीं की। उस रात उन्होंने लिखा, बेटा, आज मुझे पता चला कि तुझे प्रमोशन मिल गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुझ पर बहुत गर्व करता हूं। लेकिन बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अब मैं तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा? मुझे अफसोस नहीं है। मुझे बस थोड़ा दुख है। लेकिन मैं समझता हूं, शायद तू भूल गया होगा। पर कोई बात नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, चाहे तू मुझे याद रखे या ना रखे। तेरा पापा। 9वीं चिट्ठी होली पर लिखी। उस दिन फिर अमित नहीं आया। शंकरलाल अकेले बैठे थे। गांव में सब लोग रंग खेल रहे थे, लेकिन शंकरलाल के घर में सन्नाटा था। उन्होंने लिखा, बेटा, आज होली है। याद है जब तू छोटा था तो मुझे रंग लगाता था और मैं भागता था और तू हंसता था। आज मैं चाहता हूं कि तू यहां होता, लेकिन तू नहीं है और शायद अब कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अब मैं तेरी जिंदगी में बोझ बन गया हूं। शायद इसीलिए तू मुझसे दूर भाग रहा है। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूं और मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। तेरा पापा। 10वीं चिट्ठी उस दिन लिखी जब शंकरलाल बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार था। पड़ोसियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन शंकरलाल ने मना कर दिया, नहीं, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊंगा। पड़ोसी रमेश ने कहा, शंकरलाल जी, अमित को फोन करें, उसे बता दें। शंकरलाल ने कहा, नहीं, उसे परेशान मत करो, वो बिजी है। उस रात उन्होंने लिखा, बेटा, आज मैं बहुत बीमार हूं, लेकिन मैंने तुझे फोन नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू परेशान हो। मैं जानता हूं कि तू बहुत दूर है और अगर मैंने तुझे बुलाया तो तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तेरा काम प्रभावित होगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं बेटा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कोई रुकावट आए। मैं ठीक हो जाऊंगा। तू बस खुश रह। तेरा पापा। 11वीं चिट्ठी उस दिन लिखी जब शंकरलाल ठीक हो गए। उस दिन पड़ोस की आंटी ने पूछा, शंकरलाल जी, अमित को बताया बीमारी के बारे में? शंकरलाल ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। वो अपनी जिंदगी जिए। आंटी की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोचिए। शंकरलाल मुस्कुरा दिए। उस रात उन्होंने लिखा, बेटा, मैं ठीक हो गया। तुझे पता भी नहीं चला कि मैं बीमार था, और ये अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तू चिंता करे। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तू खुश रहे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस तू अपनी जिंदगी जी। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तेरा पापा। 12वीं चिट्ठी उस दिन लिखी जब शंकरलाल को पता चला कि अमित की शादी तय हो गई है। फिर से पड़ोसी ने बताया। शंकरलाल खुश हुए, लेकिन साथ ही दुख भी हुआ। अमित ने खुद नहीं बताया। उन्होंने अमित को फोन किया, बेटा, सुना है तेरी शादी तय हो गई? अमित थोड़ा हिचकिचाया। हाँ पापा, मैं बताने ही वाला था। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, एजुकेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत अच्छा। कब है शादी? अगले महीने। ठीक है बेटा, मैं आऊंगा। हाँ पापा। फोन कट गया। शंकरलाल खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा दुख भी था। अमित ने पहले क्यों नहीं बताया?
उस रात उन्होंने लिखा, बेटा, आज मुझे पता चला कि तेरी शादी होने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा अब अपनी जिंदगी बसाएगा। लेकिन बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मैं इतना भी लायक नहीं रहा कि तू अपनी खुशी मुझसे पहले शेयर करे? पर कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। तू बिजी था, शायद भूल गया। मैं तेरी शादी में आऊंगा और तुझे अपनी दुआएं दूंगा। तेरा पापा। ये चिट्ठियां शंकरलाल की चुप्पी की आवाज थीं। हर चिट्ठी में एक पिता का दर्द था, एक पिता का प्यार था, और एक पिता की वो चुप्पी थी जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। शंकरलाल ने ये सारी चिट्ठियां अपनी पुरानी पेटी में रख दीं। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पढ़ा। ये चिट्ठियां बस शंकरलाल के दिल की बातें थीं जो उन्होंने कागज पर उतार दीं, लेकिन कभी किसी को नहीं भेजीं, क्योंकि शंकरलाल को लगता था कि अगर उन्होंने ये चिट्ठियां भेजीं तो शायद अमित को अपराध बोध होगा, शायद वो परेशान होगा, और शंकरलाल नहीं चाहते थे कि बेटा परेशान हो। तो उन्होंने अपनी तकलीफें चुपचाप पी लीं, अपने दर्द को कागज पर उतारा और उसे छुपा दिया। दोस्तों, ये थी शंकरलाल की चुप्पी की आवाज। एक ऐसी आवाज जो कागजों में कैद हो गई, एक ऐसी आवाज जो अमित तक कभी नहीं पहुंची। लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ आने वाला है, क्योंकि अमित की शादी होने वाली है, और शादी के बाद शंकरलाल की जिंदगी में और भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। क्या अमित समझ पाएगा अपने पिता की चुप्पी को, या फिर यह दूरी और भी बढ़ जाएगी? जानने के लिए बने रहिए। अमित की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी बेंगलोर में ही होनी थी। लड़की का नाम था प्रिया। पढ़ी लिखी, सुंदर और एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शंकरलाल को शादी के एक हफ्ते पहले बुलाया गया। अमित ने टिकट भेज दिया। शंकरलाल बहुत खुश थे। आखिर इतने सालों बाद वो अमित से मिलने जा रहे थे। उन्होंने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पायजामा तैयार किया। थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। उन्होंने बाजार से अमित और प्रिया के लिए गिफ्ट भी खरीदा। बहुत महंगा नहीं, पर दिल से। जब शंकरलाल बैंगलोर पहुंचे तो अमित स्टेशन पर लेने आया था। शंकरलाल ने अमित को देखा, स्मार्ट कपड़ों में, महंगी घड़ी पहने हुए। शंकरलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो अमित के पास गए और उसे गले लगाना चाहा, लेकिन अमित ने थोड़ा दूर रहकर कहा, पापा, आइए, गाड़ी में चलते हैं। शंकरलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी में बैठे। अमित ड्राइव कर रहा था। शंकरलाल पूछ रहे थे, बेटा, प्रिया कैसी है? परिवार के लोग कैसे हैं? अमित बस हाँ हूं में जवाब दे रहा था। वो फोन पर भी बात कर रहा था, ऑफिस के काम की। शंकरलाल चुप हो गए। उन्हें लगा कि शायद अमित बिजी है, शादी की तैयारियां चल रही होंगी। जब वो अमित के फ्लैट पर पहुंचे तो शंकरलाल हैरान रह गए। बहुत बड़ा फ्लैट था, आधुनिक फर्नीचर, बड़ी बड़ी खिड़कियां। शंकरलाल को लगा जैसे वो किसी और की दुनिया में आ गए हैं। अमित ने कहा, पापा, आप यहां गेस्ट रूम में रहेंगे, फ्रेश हो जाइए। शंकरलाल गेस्ट रूम में गए। बहुत सुंदर कमरा था, लेकिन शंकरलाल को अपना वो छोटा सा घर याद आया। वो मिट्टी की दीवारें, वो लकड़ी की खिड़कियां। उन्होंने सोचा, मेरे बेटे ने बहुत तरक्की की है, मुझे खुश होना चाहिए। शाम को प्रिया आई। अमित ने परिचय कराया। प्रिया, ये मेरे पापा हैं। प्रिया ने हाथ मिलाया। नमस्ते अंकल। शंकरलाल ने आशीर्वाद दिया, लेकिन प्रिया ने ज्यादा बात नहीं की। वो अपने फोन में बिजी हो गई। शंकरलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैं पुराने जमाने का हूं, मुझे समझना चाहिए। रात को खाने की टेबल पर बैठे। शंकरलाल ने अपने हाथों से खाना शुरू किया। उन्हें चम्मच कांटा चलाना नहीं आता था। प्रिया ने देखा। उसने अमित को इशारा किया। अमित ने शंकरलाल से कहा, पापा, यहां चम्मच कांटे से खाना पड़ता है। शंकरलाल को शर्म आ गई। उन्होंने चम्मच उठाया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें ढंग से नहीं आता था। प्रिया ने कहा, अमित, अंकल को थोड़ा सिखाओ ना। अमित ने कहा, पापा, ऐसे। शंकरलाल ने कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। आखिरकार उन्होंने कहा, बेटा, मैंने खा लिया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। वो उठकर अपने कमरे में चले गए। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि वो यहां फिट नहीं हो रहे। उस रात उन्होंने सोचा, मैं अमित की दुनिया में नहीं आता। मेरे तौर तरीके पुराने हैं। मैं यहां गलत लग रहा हूं।
अगले दिन से शादी की रस्में शुरू हो गईं। प्रिया के परिवार वाले आए। बहुत अमीर लोग थे। शंकरलाल उनके सामने बहुत छोटे लग रहे थे। एक बार प्रिया की मम्मी ने पूछा, तो अंकल, आप क्या करते हैं? शंकरलाल ने सच बोल दिया, मैं मजदूर हूं। प्रिया की मम्मी की नाक भौं सिकुड़ गई। उन्होंने अमित को देखा। अमित ने झट से कहा, मतलब पापा खेती करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। प्रिया की मम्मी ने कहा, ओह, आई सी। शंकरलाल को समझ आ गया, अमित उनसे शर्मिंदा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। शादी की रात आई। बहुत बड़ा फंक्शन था। महंगा डेकोरेशन, लाइट्स, डीजे। शंकरलाल अपने पुराने कुर्ते में वहां खड़े थे। सबके बीच वो अलग लग रहे थे। प्रिया के दोस्तों ने उन्हें देखा और आपस में हंसे। शंकरलाल ने सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब शादी की रस्म चल रही थी, तो अमित ने शंकरलाल को पीछे बैठा दिया। सामने प्रिया के परिवार वाले बैठे थे। शंकरलाल को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे बैठे रहे। शादी खत्म हुई। अमित और प्रिया अब पति पत्नी थे। शंकरलाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अमित ने पैर छुए, प्रिया ने भी। लेकिन शंकरलाल को लगा कि ये सब बस दिखावा है, असली प्यार कहीं नहीं है। हनीमून के बाद अमित और प्रिया वापस आए। अब वो साथ रहने लगे। शंकरलाल एक हफ्ते और रुके, लेकिन वो हफ्ता बहुत मुश्किल था। प्रिया को शंकरलाल के तौर तरीके पसंद नहीं थे। वो सुबह जल्दी उठते, मंदिर जाते, फिर घर में पूजा करते। प्रिया को ये सब पुराना और बेकार लगता। एक दिन प्रिया ने अमित से कहा, अमित, तुम्हारे पापा को कह दो कि सुबह इतनी आवाज न करें, मेरी नींद खुल जाती है। अमित ने शंकरलाल से कहा, पापा, थोड़ा आवाज कम कीजिए, सुबह प्रिया को तकलीफ होती है। शंकरलाल ने कहा, ठीक है बेटा। अगले दिन से शंकरलाल चुपचाप पूजा करने लगे, आवाज नहीं की। फिर एक दिन प्रिया ने देखा कि शंकरलाल खाना हाथ से खा रहे हैं। उसने मुंह बना लिया। बाद में अमित से बोली, अमित, ये तो बहुत अनपढ़ लग रहे हैं, इन्हें थोड़ा सिखाओ ना। अमित ने फिर शंकरलाल से कहा, पापा, यहां चम्मच कांटे से खाइए। शंकरलाल ने फिर कोशिश की, लेकिन उन्हें आदत नहीं थी। फिर भी उन्होंने कोशिश की। धीरे धीरे शंकरलाल को लगने लगा कि वो इस घर में बोझ हैं। किसी को उनकी जरूरत नहीं है। सब उन्हें सहन कर रहे हैं। एक दिन शंकरलाल ने अमित से कहा, बेटा, मैं गांव वापस चला जाऊं? अमित ने कहा, पापा, आप यहीं रहिए ना, हम साथ रहेंगे। लेकिन उसकी आवाज में वो पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। वो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा था। शंकरलाल समझ गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे गांव में आराम मिलता है, मैं चला जाऊंगा। अमित ने जोर नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। शंकरलाल ने अपना सामान पैक किया। जाने से एक रात पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अब अमित की दुनिया में फिट नहीं होता। मेरी मौजूदगी उसके लिए शर्मिंदगी है। मुझे दुख है, लेकिन मैं समझता हूं, अमित की अब एक नई जिंदगी है, एक नई दुनिया, और उस दुनिया में मेरे जैसे पुराने लोगों की कोई जगह नहीं। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, भले ही उसकी खुशी में अब मेरी कोई जगह ना हो। अगली सुबह शंकरलाल चले गए। अमित ने उन्हें स्टेशन छोड़ा। गले नहीं मिला, बस हाथ हिलाया। बाएं पापा, ध्यान रखिएगा। शंकरलाल ने कहा, तू भी बेटा, खुश रहना। और ट्रेन चल दी। शंकरलाल खिड़की से देख रहे थे। अमित वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शंकरलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, शायद हमेशा के लिए। दोस्तों, ये वो पल था जब शंकरलाल और अमित के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। अब अमित की दुनिया में शंकरलाल के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन अब आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ होगा। शंकरलाल एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो सब कुछ बदल देगा। क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए। शंकरलाल गांव वापस आ गए, लेकिन अब उनका घर उन्हें और भी खाली लग रहा था। पहले भी अकेले थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद अमित आएगा। लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। दिन बीतते गए। शंकरलाल अपने रूटीन में चलते रहे। सुबह उठते, मंदिर जाते, फिर खेतों में काम करते। शाम को उस पुरानी कुर्सी पर बैठते और सूरज डूबते देखते। लेकिन अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी।
चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी, जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया हो। पड़ोसी रमेश ने एक दिन पूछा, शंकरलाल, तू ठीक तो है? बहुत चुप रहने लगा है। शंकरलाल ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हूं। अमित से बात होती है? हाँ, कभी कभी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमित अब महीने में एक बार भी फोन नहीं करता था, और जब शंकरलाल फोन करते तो अमित बिजी होता। धीरे धीरे शंकरलाल को लगने लगा कि वो अब किसी काम के नहीं रहे। उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। उन्होंने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया। अब उनकी जरूरत नहीं रही। कुछ महीने बीत गए। एक दिन शंकरलाल ने फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। उन्होंने सोचा, मैं अब अमित की जिंदगी में बोझ बन गया हूं। मेरी मौजूदगी से उसे शर्मिंदगी होती है, तो क्यों ना मैं चला जाऊं एक ऐसी जगह जहां मैं किसी के लिए बोझ ना बनूं। उस रात शंकरलाल ने अपनी सारी चीजें समेटीं। वो पुरानी डायरी, वो चिट्ठियां जो उन्होंने अमित के लिए लिखी थीं लेकिन कभी भेजी नहीं, और कुछ पुरानी तस्वीरें। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, आखिरी चिट्ठी, और इस बार उन्होंने वो चिट्ठी छुपाई नहीं, उसे घर की टेबल पर रख दिया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अमित, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तो मैं जा चुका होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू मुझे ढूंढे। मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे शांति मिलेगी। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं समझता हूं, तूने अपनी जिंदगी बनाई, तेरी अपनी दुनिया है, और उस दुनिया में मेरे जैसे पुराने लोगों की कोई जगह नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए जी, तेरी हर खुशी के लिए अपनी हर तकलीफ पी गया, लेकिन अब लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। तू खुश है, बस यही चाहता था मैं। अब तेरी दुनिया में मेरी जगह नहीं रही, और मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूं। तू खुश रहना बेटा, प्रिया का ख्याल रखना, और हां, कभी कभी अपने बूढ़े बाप को याद कर लेना। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तेरा पापा, शंकरलाल। शंकरलाल ने चिट्ठी रखी, फिर अपना छोटा सा झोला उठाया और घर से निकल गए। रात का समय था, कोई नहीं देख रहा था। वो चलते रहे, गांव से बाहर, सड़क पर। उन्हें नहीं पता था कि कहां जा रहे हैं, बस चलते रहे। सुबह हुई। पड़ोसी रमेश शंकरलाल के घर आया। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रमेश ने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी पढ़ी, उसके हाथ कांप गए। वो तुरंत बाहर निकला और गांव वालों को बुलाया। शंकरलाल जी घर छोड़कर चले गए, एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। सब लोग इकट्ठे हुए, चिट्ठी पढ़ी। सबको बहुत बुरा लगा। किसी ने कहा, अमित को फोन करो। रमेश ने अमित को फोन किया। फोन 3 बार बजा। फिर अमित ने उठाया। हेलो अमित बेटा, मैं रमेश अंकल बोल रहा हूं। तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ उन्हें? अमित की आवाज में थोड़ी चिंता थी। वो घर छोड़कर चले गए हैं, एक चिट्ठी छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। क्या? अमित को यकीन नहीं हो रहा था। चिट्ठी में क्या लिखा है? रमेश ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। अमित चुप हो गया। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर अमित ने कहा, मैं आता हूं। जल्दी आओ बेटा, पता नहीं वो कहां चले गए। अमित ने फोन काट दिया। वो सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। प्रिया बाहर से आई। क्या हुआ अमित, तुम ठीक तो हो? अमित ने कहा, पापा पापा घर छोड़कर चले गए। क्या? क्यों? अमित ने प्रिया को चिट्ठी के बारे में बताया। प्रिया चुप हो गई। उसे थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। अमित ने तुरंत बैंगलोर से गांव के लिए फ्लाइट बुक की। वो उसी शाम निकल गया। जब अमित गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर में अंधेरा था। वो अंदर गया। सब कुछ वैसे ही था, लेकिन पापा नहीं थे। अमित ने वो चिट्ठी उठाई, पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पापा के साथ कितना बुरा किया। उसने सोचा, मैंने पापा को इतना तकलीफ दिया कि वो घर छोड़कर चले गए। मैं कैसा बेटा हूं? उस रात अमित सो नहीं पाया, बस रोता रहा। पापा की यादें आ रही थीं। कैसे पापा ने उसे बड़ा किया, कैसे उसकी हर इच्छा पूरी की, कैसे अपनी हर तकलीफ चुपचाप पी गए। और उसने क्या किया? पापा को नजरअंदाज किया, उनसे शर्मिंदा हुआ, उन्हें दूर किया। अमित को अब समझ आया कि पापा की चुप्पी का मतलब क्या था।
वो चुप इसलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेटा अपराध बोध में जिए। वो चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। अमित अब पछता रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह अमित और गांव वालों ने शंकरलाल को ढूंढना शुरू किया। हर जगह पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। अमित टूट चुका था। वो रो रो कर कह रहा था, पापा प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। तीसरे दिन एक बच्चे ने कहा, मैंने एक बूढ़े आदमी को मंदिर की तरफ जाते देखा था। वो शंकरलाल अंकल जैसे लग रहे थे। अमित तुरंत मंदिर की तरफ भागा। वो मंदिर पहुंचा। वहां कुछ लोग इकट्ठे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। अमित आगे बढ़ा और तभी उसने देखा शंकरलाल मंदिर के आंगन में पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी, हाथ में वही पुरानी डायरी थी। अमित भागकर गया, पापा पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शंकरलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया, दिल का दौरा पड़ा होगा, बहुत पुराना मरीज रहे होंगे। अमित रो पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। उसने पापा को गले लगा लिया, पापा उठ जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। प्लीज पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन शंकरलाल अब कभी नहीं उठने वाले थे। वो हमेशा के लिए सो गए थे। गांव वालों ने शंकरलाल का अंतिम संस्कार किया। अमित वहां खड़ा था, रोते हुए। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। जब सब लोग चले गए तो अमित अकेला रह गया। उसने पापा की डायरी उठाई, खोली, और तभी उसने देखी वो सारी चिट्ठियां। वो चिट्ठियां जो शंकरलाल ने लिखी थीं, लेकिन कभी भेजी नहीं। अमित ने एक एक चिट्ठी पढ़ी। हर चिट्ठी उसके दिल में चुभ रही थी। हर लाइन उसे अपराध बोध से भर रही थी। उसने पढ़ा कि कैसे पापा ने बीमार होने पर भी उसे फोन नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेटा परेशान हो। कैसे पापा हर दिन उसकी याद में रोते थे। कैसे पापा ने अपनी हर तकलीफ चुपचाप पी ली। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रो रहा था। दोस्तों, ये वो पल था जब अमित को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। उसने अपने पापा को खो दिया। वो पापा जो उसके लिए जिंदगी भर चुप रहे। वो पापा जिन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को दफन कर दिया, बस बेटे की खुशी के लिए। और अब अमित के पास सिर्फ पछतावा बचा था, सिर्फ आंसू बचे थे, और वो चिट्ठियां जो पापा की चुप्पी की आवाज थीं। अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ चुकी है। क्या अमित को पापा की चुप्पी का सबक मिलेगा? क्या वो समझ पाएगा कि प्यार हमेशा शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी में भी होता है? जानने के लिए बने रहिए। शंकरलाल के जाने के बाद अमित गांव में ही रुक गया। वो पापा के उस छोटे से घर में अकेला बैठा रहता। हाथ में वो डायरी होती। रोज एक एक पन्ना पढ़ता और रोता। प्रिया ने फोन किया, अमित, तुम कब वापस आ रहे हो? ऑफिस में तुम्हें जरूरत है। अमित ने कहा, प्रिया, मुझे कुछ दिन और चाहिए। मुझे पापा की चीजें समेटनी हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अमित ने फोन काट दिया। उसे अब ऑफिस, प्रमोशन, पैसा कुछ भी मतलब पूर्ण नहीं लग रहा था। उसे बस पापा की याद आ रही थी। उसने पापा की अलमारी खोली। वहां वो पुराने कपड़े थे, वो जूते जो अमित ने बचपन में पहने थे, शंकरलाल ने संभाल कर रखे थे। वो पुरानी तस्वीरें जिनमें छोटा अमित पापा की गोद में बैठा था। अमित हर चीज को देखकर रो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि पापा ने उसे कितना प्यार किया था, और उसने क्या दिया? सिर्फ दुख, सिर्फ उपेक्षा। एक दिन अमित पुरानी पेटी खोल रहा था। वहां उसे और भी चिट्ठियां मिलीं। कुल 12 चिट्ठियां थीं। सब में पापा का प्यार, पापा का दर्द और पापा की वो चुप्पी थी। अमित ने हर चिट्ठी पढ़ी। उसे लगा जैसे पापा उससे बात कर रहे हों। वो आवाजें सुनाई दे रही थीं, बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अमित रोते रोते बोला, पापा, मैं बहुत गलत था। मैंने आपको नहीं समझा। मैंने सोचा कि आप पुराने जमाने के हैं, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप सब कुछ समझते थे। आप सिर्फ चुप थे। आपकी चुप्पी ही आपका प्यार था। उसने पापा की एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें शंकरलाल मुस्कुरा रहे थे। अमित ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था। रात को अमित बाहर बैठा था, वहीं पुरानी कुर्सी पर जहां पापा बैठा करते थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। अमित उन्हें देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे पापा उसके पास बैठे हैं।
उनकी आवाज सुनाई दी, बेटा रो मत, मैं खुश हूं, तू अपनी जिंदगी जी, बस इतना याद रखना कि रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार से बनते हैं। और कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, चुप्पी में भी होता है। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। पापा, मैं समझ गया। आपकी चुप्पी सबसे बड़ी आवाज थी। आपने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। मुझे अब पता चल गया कि असली प्यार क्या होता है। उस रात अमित ने फैसला किया। उसने खुद से वादा किया, पापा, मैं अब आपकी सीख को जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कभी किसी रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं अपने आसपास के लोगों की कद्र करूंगा। और मैं हमेशा याद रखूंगा कि प्यार शब्दों से नहीं, एहसास से होता है। अगले दिन अमित ने पापा की सारी चीजें संभाल कर रखीं। वो डायरी, वो चिट्ठियां, वो तस्वीरें, सब कुछ। उसने फैसला किया कि वो इन्हें हमेशा अपने पास रखेगा। ये उसके लिए सबक होंगे। जब अमित बैंगलोर वापस आया तो वो बदल चुका था। अब उसके अंदर कुछ अलग था। वो समझ गया था कि जिंदगी में क्या जरूरी है। उसने प्रिया से बात की। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने पापा के साथ बहुत गलत किया। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, उनसे शर्मिंदा हुआ, और अब मैं उन्हें खो चुका हूं। प्रिया ने कहा, अमित, मुझे भी अफसोस है। मैंने भी गलत किया। मुझे अंकल का सम्मान करना चाहिए था। अमित ने कहा, हम दोनों गलत थे, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि ये गलती दोहराऊं। अगर भविष्य में हमारे बच्चे हुए तो मैं उन्हें सिखाऊंगा कि रिश्तों की कद्र कैसे करते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं। प्रिया ने अमित का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं। अमित ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में अब भी आंसू थे। कुछ महीने बीत गए। अमित ने अपनी जिंदगी में बदलाव किए। अब वो ऑफिस के काम के साथ साथ अपने रिश्तों पर भी ध्यान देने लगा। प्रिया के माता पिता से अच्छे से बात करता, गांव के पड़ोसियों से संपर्क रखता। उसने पापा के उस छोटे से घर को संभाल कर रखा। हर महीने एक बार गांव जाता और घर की साफ सफाई करता। मंदिर में पापा की याद में दिया जलाता। एक दिन अमित मंदिर में बैठा था, वही जगह जहां पापा आखिरी बार थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, पापा, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ खो चुका हूं वो वापस नहीं आ सकता। अमित ने आसमान की तरफ देखा और बोला, पापा, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ खो चुका हूं वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपकी सीख को जिंदा रखूंगा। मैं दूसरों को बताऊंगा कि चुप्पी में भी प्यार होता है, कि हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। तभी एक बूढ़ा पंडित जी पास से गुजरे। उन्होंने अमित को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अमित ने कहा, मैं शंकरलाल का बेटा हूं। पंडित जी की आंखें भर आईं। शंकरलाल बहुत अच्छे इंसान थे। हर रोज मंदिर आते थे। हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते थे। कहते थे, भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। अमित के गले में गांठ बन गई। उसने पूछा, पंडित जी, वो आखिरी दिन यहां क्यों आए थे? पंडित जी ने कहा, वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा तो बोले, मैं अपने बेटे के लिए शांति ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं उसकी जिंदगी में बोझ बन गया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी खुशी में कोई कमी आए। मैंने उनसे कहा, शंकरलाल, तुम गलत सोच रहे हो। बेटे कभी अपने बाप को बोझ नहीं समझते। लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और बोले, पंडित जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बदल जाते हैं। उनकी अपनी दुनिया हो जाती है, और बूढ़े माँ बाप उस दुनिया में फिट नहीं होते। फिर वो यहीं बैठ गए, पेड़ के नीचे, डायरी में कुछ लिख रहे थे। मैंने पूछा, क्या लिख रहे हो? तो बोले, अपनी आखिरी बात, अपने बेटे के लिए। उसके बाद वो चुप हो गए, आंखें बंद कर लीं, और फिर पंडित जी रुक गए। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। मैं बहुत बुरा बेटा था पंडित जी। मैंने पापा को इतना दुख दिया कि वो मरना बेहतर समझे। पंडित जी ने अमित के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम उनकी याद को जीवित रखो, उनकी सीख को आगे बढ़ाओ। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमित ने सिर हिलाया। वो उठा और मंदिर में जाकर पापा के लिए प्रार्थना की, भगवान, मेरे पापा को शांति दो और मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उनकी सीख को कभी न भूलूं। अमित वापस बैंगलोर आया। अब उसकी जिंदगी में एक नया मकसद था। उसने फैसला किया कि वो पापा की कहानी दूसरों को बताएगा, ताकि कोई और वही गलती न करे जो उसने की। एक दिन ऑफिस में उसका एक जूनियर रोहित कह रहा था, यार, मेरे पापा ने फिर फोन किया। रोज रोज परेशान करते हैं। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है? अमित ने उसे सुना।
उसे अपनी याद आ गई। उसने रोहित को बुलाया। रोहित, 1 मिनट आओ। रोहित आया। हाँ सर, अमित ने कहा। तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? गांव में सर, अकेले। कब मिले थे आखिरी बार? सर, 6 महीने हो गए। बहुत काम है ना? अमित ने गहरी सांस ली। रोहित, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें समझ आ जाए। और अमित ने रोहित को अपनी और शंकरलाल की पूरी कहानी सुनाई। कैसे पापा ने उसके लिए सब कुछ किया, कैसे उसने पापा को नजरअंदाज किया, और कैसे आखिर में पापा चले गए। रोहित की आंखें नम हो गईं। सर, मुझे नहीं पता था, अमित ने कहा। रोहित, मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलती करो जो मैंने की। आज ही अपने पापा को फोन करो, उनसे बात करो, और अगर हो सके तो इस वीकेंड घर चले जाओ। वक्त निकल जाता है रोहित, और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। रोहित ने सिर हिलाया। थैंक यू सर, मैं आज ही फोन करता हूं। उस दिन के बाद अमित ने ये अपना मिशन बना लिया। जब भी कोई अपने मां बाप को नजरअंदाज करता तो अमित उन्हें समझाता, अपनी कहानी सुनाता। धीरे धीरे अमित की कहानी फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, पूछते, सच में आपके साथ ऐसा हुआ? अमित कहता, हां, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने मां बाप की कद्र करो, उनके लिए वक्त निकालो, उन्हें प्यार दो, क्योंकि एक बार वो चले गए तो सिर्फ पछतावा बचता है। कुछ साल बीत गए। अमित और प्रिया के एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा शंकर, शंकरलाल के नाम पर। जब शंकर थोड़ा बड़ा हुआ तो अमित उसे अपने गांव ले गया, उस पुराने घर में। उसने शंकर को दादाजी की तस्वीर दिखाई। देखो बेटा, ये तुम्हारे दादाजी हैं, शंकरलाल। तुम्हारा नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। शंकर ने पूछा, पापा, दादाजी कैसे थे? अमित की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, दादाजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन मैं उनकी कद्र नहीं कर पाया। क्यों पापा? क्योंकि मैं मूर्ख था बेटा। मैं सोचता था कि पैसा, नौकरी, बड़ी गाड़ी, ये सब जिंदगी में जरूरी है। लेकिन मैं भूल गया कि असली खजाना तो रिश्ते होते हैं, माँ बाप का प्यार होता है। शंकर ने कहा, पापा, आप रो रहे हो? अमित ने शंकर को गले लगा लिया। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने अपने पापा के साथ की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हें भी सिखाऊंगा कि रिश्तों की कद्र कैसे करते हैं। पापा, दादाजी ने आपको क्या सिखाया? अमित ने गहरी सांस ली। बेटा, दादाजी ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने सिखाया कि प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी प्यार चुप्पी में भी होता है। दादाजी हमेशा चुप रहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में हजारों बातें छुपी थीं। उनकी चुप्पी ही उनका प्यार थी। मुझे नहीं समझ आया पापा, अमित मुस्कुराया। अभी नहीं समझोगे बेटा, लेकिन जब बड़े होगे तो समझ जाओगे। तब तक मैं तुम्हें दादाजी की कहानियां सुनाता रहूंगा, ताकि तुम उन्हें कभी न भूलो। उस दिन अमित ने शंकर को शंकरलाल की पूरी कहानी सुनाई। कैसे दादाजी ने गरीबी में भी अमित को पढ़ाया, कैसे उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को दफन कर दिया, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बेटे के लिए जी। शंकर ध्यान से सुनता रहा। अमित को लगा जैसे शंकरलाल उसके जरिए अपनी कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। शाम को अमित और शंकर मंदिर गए, उस पेड़ के नीचे जहां शंकरलाल ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अमित ने वहां एक दिया जलाया। शंकर ने पूछा, पापा, दादाजी अब कहाँ हैं? अमित ने आसमान की तरफ इशारा किया। वहां बेटा, तारों के बीच, वो हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं समझ गया हूं। मैंने उनकी सीख को समझ लिया है, और अब मैं तुम्हें भी वही सिखाऊंगा। शंकर ने आसमान की तरफ देखा और हाथ हिलाया। हाय दादाजी, मैं शंकर हूं, आपका पोता। अमित रो पड़ा। खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे पापा सच में मुस्कुरा रहे हैं। उस रात अमित ने अपनी डायरी में लिखा, पापा, आज मैंने शंकर को आपकी कहानी सुनाई। उसने आपको सलाम किया। मुझे पता है कि आप खुश होंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी सीख को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। आपकी चुप्पी की आवाज कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा गूंजती रहेगी। समय बीतता गया। अमित ने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किए। अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता था, अब वो रिश्तों को भी वक्त देता था।
प्रिया के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह मानता, गांव के बुजुर्गों का ख्याल रखता। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, शंकरलाल मेमोरियल स्कूल, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। क्योंकि अमित जानता था कि पापा यही चाहते थे कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। स्कूल के उद्घाटन के दिन अमित ने भाषण दिया। ये स्कूल मेरे पापा की याद में बनाया गया है। मेरे पापा एक साधारण मजदूर थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर मुझे पढ़ाया और आज मैं चाहता हूं कि हर गरीब बच्चे को भी वो मौका मिले। लेकिन इससे भी बड़ी बात, मेरे पापा ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने सिखाया कि रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं, कि माँ बाप का प्यार अनमोल होता है और कि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी आवाज होती है। भीड़ में बैठे सब लोग तालियां बजाने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। अमित की कहानी ने सबको छू लिया था। उस दिन के बाद अमित एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और कहते, अमित जी, आपकी कहानी सुनकर हमने अपने माँ बाप को फोन किया, उनसे माफी मांगी। शुक्रिया। अमित मुस्कुराता और कहता, मुझे नहीं, मेरे पापा को धन्यवाद दो। उन्होंने अपनी चुप्पी से मुझे सब कुछ सिखा दिया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमित के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर आया हूं। मेरा भी बेटा मुझे नजरअंदाज करता है। क्या तुम उससे बात करोगे? अमित ने तुरंत हां कह दी। जरूर, उसे बुलाइए। अमित ने उस बेटे से बात की, अपनी कहानी सुनाई और उस बेटे की आंखें खुल गईं। उसने अपने पापा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो उनका ख्याल रखेगा। बुजुर्ग आदमी रोते हुए अमित को आशीर्वाद देने लगा। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अमित ने कहा, अंकल, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मेरे पापा चाहते थे, कि कोई बाप अपने बेटे से दूर न हो, कि हर रिश्ता मजबूत रहे। ऐसे कई किस्से हुए। अमित ने सैकड़ों लोगों को अपनी कहानी सुनाई और हर बार जब कोई अपने माँ बाप से मिलता तो अमित को लगता कि पापा मुस्कुरा रहे हैं। साल बीतते गए। शंकर बड़ा हो गया। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन उसने अमित से पूछा, पापा, मैं भी बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, आपकी तरह। अमित ने कहा, बेटा, तुम जो बनना चाहो बनो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कभी अपने माँ बाप को मत भूलना। उनकी कद्र करना, उनके लिए वक्त निकालना, क्योंकि रिश्ते ही असली दौलत होते हैं। शंकर ने कहा, पापा, आप रोज यही बात करते हो। अमित मुस्कुराया, क्योंकि यह सबसे जरूरी बात है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो जो मैंने की, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता हूं। पापा, मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। अमित ने शंकर को गले लगा लिया। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे बहुत खुशी दी। उस रात अमित ने फिर आसमान की तरफ देखा। पापा, आप देख रहे हैं, आपका पोता वादा कर रहा है। वो वादा जो मैं निभा नहीं पाया, लेकिन अब मैं पक्का करूंगा कि शंकर वो वादा निभाए। आपकी सीख अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। एक तारा टूटा। अमित मुस्कुरा दिया। पापा, मैं जानता हूं, ये आपका इशारा है, आप खुश हैं। दोस्तों, यही था शंकरलाल की चुप्पी का सबक। एक ऐसा सबक जो अमित को जिंदगी भर याद रहा और जिसे उसने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। शंकरलाल कभी बोले नहीं। उन्होंने कभी अमित को टोका नहीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बस चुपचाप अपना प्यार दिया, अपना त्याग दिया, अपनी जिंदगी दे दी। और उनकी चुप्पी, वो चुप्पी आज भी गूंज रही है, हर उस बेटे के दिल में जो अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर रहा है, हर उस इंसान के दिल में जो रिश्तों को भूल रहा है। शंकरलाल की चुप्पी एक सबक है, एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी। अमित अब हर साल शंकरलाल की पुण्यतिथि पर गांव जाता है, मंदिर में भंडारा करवाता है, गरीबों को खाना खिलाता है और सबको पापा की कहानी सुनाता है। इस साल भी वो गया। शंकर भी साथ था, प्रिया भी। अमित ने शंकरलाल की तस्वीर पर माला चढ़ाई, दिया जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की। पापा, मैं जानता हूं कि मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हर दिन आपकी सीख को जीऊंगा। मैं हर रिश्ते की कद्र करूंगा। मैं हर किसी को बताऊंगा कि माँ बाप का प्यार कितना अनमोल होता है। और हां पापा, मैं अब समझ गया हूं, आपकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी,
वो आपकी ताकत थी, वो आपका प्यार था। आप चुप इसलिए थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं अपराध बोध में जीऊं। आप चुप इसलिए थे क्योंकि आप मेरी खुशी चाहते थे। लेकिन पापा, अब मैं जानता हूं कि असली खुशी रिश्तों में होती है। पैसे में नहीं, बड़ी गाड़ियों में नहीं, बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद में होती है। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। शंकर ने पापा का हाथ पकड़ लिया। प्रिया भी रो रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई उन्हें छू कर गुजर गया। अमित ने आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे पापा ने उसे गले लगाया हो। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं जानता हूं, आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपकी चुप्पी अब मेरी आवाज बन गई है और मैं इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। उस दिन अमित ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो शंकरलाल की कहानी को एक किताब में लिखेगा, ताकि हर कोई पढ़ सके, ताकि हर बेटा समझ सके कि माँ बाप की कद्र कैसे करते हैं। कुछ महीनों बाद किताब छप गई, पिता की चुप्पी, एक अनकही कहानी। किताब बहुत मशहूर हुई। हजारों लोगों ने पढ़ी और हर कोई रो पड़ा। लोगों ने अमित को मैसेज भेजे, आपकी किताब पढ़कर मैंने अपने पापा को गले लगाया। शुक्रिया। मैं 3 साल से घर नहीं गया था। आपकी किताब पढ़कर आज घर जा रहा हूं। मेरे पापा गुजर चुके हैं, लेकिन आपकी किताब पढ़कर मुझे उनकी याद आ गई। काश मैं उनके जीते जी उनकी कद्र करता। अमित ने हर मैसेज का जवाब दिया, हर किसी को हौसला दिया, हर किसी से कहा, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आज ही उन्हें फोन करो, उनसे बात करो। उन्हें बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज अमित एक बदला हुआ इंसान है। उसने अपनी गलती से सीखा और अब वो दूसरों को सिखा रहा है। लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रहेगा, एक अफसोस हमेशा रहेगा कि काश वो पापा के जीते जी उनकी कद्र करता। काश वो उनकी चुप्पी को समझ पाता। लेकिन अब वो पक्का कर रहा है कि कोई और ये गलती न करे, कि हर बेटा अपने माँ बाप को प्यार दे, कि हर रिश्ता मजबूत रहे, क्योंकि शंकरलाल की चुप्पी ने अमित को जिंदगी भर का सबक दे दिया और अब ये सबक पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ये थी शंकरलाल और अमित की कहानी। एक पिता की चुप्पी की कहानी, एक बेटे की गलती की कहानी और एक सबक की कहानी जो हम सबके लिए है। आज मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपने माँ बाप को प्यार दो, उनकी कद्र करो, उनके लिए वक्त निकालो, क्योंकि वक्त एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं होता, कभी कभी प्यार चुप्पी में भी होता है। शंकरलाल की चुप्पी उनका प्यार था, उनका त्याग था, उनकी ताकत थी। और आज उनकी चुप्पी सबसे बड़ी आवाज बन गई है। एक ऐसी आवाज जो हर बेटे को, हर बेटी को, हर इंसान को यह याद दिला रही है कि रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या आप अपने माँ बाप की कद्र करते हैं? कब आखिरी बार आपने उनसे प्यार से बात की? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हां, यह भी बताइए कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भावुक, प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं, कहानियां जो आपको जिंदगी का सबक दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हां, आज ही अपने माँ बाप को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, पिता की चुप्पी सबसे बड़ी आवाज है।